सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का राम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और ये जो बायोलॉजी है, अभी तक हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारा टिश्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और उसके 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप आप वो सब देख चुके होंगे। अच्छा, जिसने ये सेल चैप्टर जो टिश्यू चैप्टर है, ऊतक हिंदी में कहते हैं, वो अगर नहीं देखा है पहले का तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आगे के वीडियो लेक्चर या अभी के वीडियो लेक्चर में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ क्विक रिवीजन करेंगे कि इसके पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं टिश्यू या ऊतक के, उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आप देखेंगे इसके पहले के लेक्चर में हमने 2 टाइप के टिश्यू या ऊतक कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा चल ही रहा है। कैसे? सबसे पहले हमने जो पढ़े थे उसका नाम था उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मेनली 3 टाइप के आपके टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं शल्की या फिर स्क्वोमिनस टिश्यू, है ना, उसके एग्जाम्पल बताए थे। फिर दूसरा मैंने बताया था स्तंभाकार या फिर जो आपका कॉलुमिनर टिश्यूज होते हैं उसके एग्जाम्पल्स बताए थे। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है जिसको हमने घनाकार या फिर क्यूबॉइडल शेप टिश्यूज बोले थे। ये तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए थे और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। फिर जब आपका एपिथेलियल या फिर उपकला ऊतक कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हमने दूसरे टाइप के ऊतक की बात करी थी, दूसरे टाइप के टिश्यू की बात करी थी, जिसका नाम क्या था हमारा? जिसका नाम था जिसका नाम आपका था संवहनी ऊतक, संवहनी संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ये हम उसको कहते हैं, है ना। संवहनी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू उसका नाम रहता है। आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने मेनली आपके टिश्यूज को और डिवाइड किया था, यानी इसके अंदर जब हमने संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू की बात करी थी, तब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आप सभी ने पिछले वीडियो लेक्चर में वो देखा होगा। अच्छा, उसमें से जो पहला वाला पार्ट था जिसको हमने सिंपल कनेक्टिव टिश्यू या फिर वास्तविक संयोजी ऊतक बोला था, है ना, जिसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। उसमें हमने सेल के अलग आपका जो ऊतक होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, इसमें से जो वास्तविक संयोजी ऊतक था आपका या फिर सिंपल कनेक्टिव टिश्यू था, उसको हमने अलग अलग डिवाइड किया था उसमें उपस्थित सेल या फिर उसमें उपस्थित फाइबर्स के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को याद होगा कि जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू थे, जो पार्ट थे किसके? आपके कनेक्टिव टिश्यू को, उसको हमने मेनली 5 भाग में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो भाग था उसमें हमने जाना था कि कैसे जो कैसे जो आपका ऊतक होता है उसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं या फिर सेल, उसके अलावा 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। ऐसे करके हमने कल पूरा आपका वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर जिसको हम सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू था, इसको जो हमने मेनली 3 पार्ट में बांटा था, आप सभी को याद होगा, जिसमें से जो पहला पार्ट था वास्तविक संयोजी ऊतक, वो हम पूरी तरह से कल के वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे 2 पार्ट बचे हुए थे। एक था आपका कंकालीय ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू, और फिर उसके बाद साइड में था आपको, अगर याद होगा तो वो था तरल संवहनी ऊतक या फिर जैसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इस कंकाल ऊतक जब हम पढ़ेंगे, मतलब कंकाल ऊतक की बात करेंगे, स्केलेटन टिश्यू की बात करेंगे, तब हम वहाँ पर मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके अंदर जो बोन्स यानी कि अस्थि, हड्डी, या फिर कार्टिलेज जिसको हम उपास्थि कहते हैं, जो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हड्डी नहीं होती हैं, फ्लेक्सिबल टाइप की हड्डी होती हैं, है ना, उनको हम कार्टिलेज या फिर उपास्थि कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर एंड वाला जो था वो था आपका तरल संवहनी ऊतक, जिसमें हमने ब्लड के बारे में बात करी थी, रक्त के संबंध में कुछ बातें करी थी। अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल्स तो बता दिया था कि भाई जब हम पढ़ेंगे आपका क्या बोन के बारे में, यानी कंकालू तक के बारे में, तो वहाँ पर क्या हम कंप्लीट बोन के बारे में पढ़ लेंगे? तो नहीं, हम बोन के बारे में, हड्डी के बारे में केवल इतना ही जानेंगे जितना हमारा
ऊतक के दृष्टिकोण से या फिर टिश्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद जब हम कंप्लीट आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे जो कि एक खुद में चैप्टर है, तब हम अपने बॉडी की हर एक बोन के बारे में डिटेल में जान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो थर्ड नंबर का टिश्यू था जिसको हमने तरल संवहनी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या फिर ब्लड से नाम दिया था, उसके बारे में जब हम जानेंगे तब आप देखेंगे कि ब्लड के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही जानेंगे। और उसके बाद जब हम ब्लड, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है जो हम कब पढ़ते हैं, अपने हार्ट के बाद में पढ़ते हैं, तब हम उसके बारे में कंप्लीट जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा ये संवहनी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू के बचे हुए दो पार्ट को, जो टिश्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ऊतक के लिए ज़रूरी है जितना, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था भाई संयोजी ऊतक के 3 पार्ट थे, जिसमें से पहला मैंने बता दिया था जिसको हम वास्तविक संयोजी ऊतक या सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कह रहे थे। फिर आपकी बात आएगी इसके दूसरे वाले ऊतक या फिर कंकाल ऊतक की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर थर्ड वाला आपका तरल ऊतक या फिर फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कंकाल ऊतक या फिर इस स्केलेटन टिश्यू की। अच्छा, ये कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू मेनली आपकी बॉडी में क्या काम करता है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है या फिर कोई भी आप आसपास जो लिविंग थिंग है, जंतु या फिर एनिमल में, उसको जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं 70-80% हर किसी में स्केलेटन होता है। अब मैं 70-80% क्यों बोल रहा हूँ, जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो जानेंगे बहुत से ऐसे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जिनमें आपके स्केलेटन्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी की ही हम बात करें तो वहाँ पर आपके ये कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जो आगे चलकर आपकी बॉडी में अस्थि या फिर उपास्थि, इंग्लिश में कहें तो बोन या फिर कार्टिलेज, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं के फॉर्मेशन के बाद, बोन और कार्टिलेज के फॉर्मेशन के बाद ही कहीं ना कहीं हम इस काबिल हो पाते हैं कि आपकी बॉडी खड़ी हो पाती है, चल पाती है, दौड़ पाती है, और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर शेप होता है आपकी बॉडी का। उसके पीछे का रीज़न यही टिश्यू होते हैं आपके, जिन्हें हम कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और कुछ बातें। ये जो आपका कंकाल ऊतक होता है, आप देखेंगे कि ये ऊतक अन्य ऊतकों को सहारा देने का काम करता है और उन्हें मजबूती से जोड़कर रखता है। आप देखेंगे ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो क्या ऐसी ही दिखती है? नहीं, इसके ऊपर आपके एक मसल्स ऐड होंगी। ठीक है, मसल या फिर आपकी मांसपेशियां ऐड होंगी। फिर उसके ऊपर आपकी पतली पतली ब्लड वेसल्स आएंगी, है ना, ब्लड वेसल्स या फिर हिंदी में उसको रक्त नलिकाएं कहती हैं। फिर उसके ऊपर आपकी थर्ड लेयर आएगी जिसे हम स्किन कहते हैं। अब इसके भी, स्किन के भी बहुत सारे पार्ट होंगे। तो एट द एंड आपको पता चल रहा है कि इस बोन के ऊपर आपको एक बहुत मोटा मांसपेशियों या फिर मसल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब इस मसल के स्ट्रक्चर और इस कंकाल वाले स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? यही कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू करता है ना। एट द एंड ये पूरी जो स्केलेटन बॉडी आपको दिख रही है, ये पूरा स्केलेटन किससे बना होगा? इसी कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू से बना होगा। और हमारे बॉडी के ऊपर जितनी मांस वाली संरचना है या फिर मसल वाला स्ट्रक्चर है, उसको जोड़ के रखता है इससे, ताकि ह्यूमन बॉडी अपने शेप में बनी रहे। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमेशा हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और इसी कारण से इसे हम अंतः कंकाल या फिर एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो भाई ये एंडोस्केलेटन वर्ड जो है, जब हम आपका कंकाल तंत्र पढ़ेंगे यानी कि आपका स्केलेटन टिश्यू पढ़े, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे, मैं बता दूंगा वहाँ पर। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 2 प्रकार की बॉडी होती है ना। कौन कौन सी? एक होती है आपकी जिसको हम एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल कहते हैं, जिसमें आपका जो कंकाल तंत्र है, जैसे ये एक क्या है, कंकाल तंत्र ही है, ही है, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? अंतः कंकाल या फिर एंडोस्केलेटन। लेकिन ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिनमें जो आपके कंकाल तंत्र है वो बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता और उसकी बजाय बॉडी के
बाहर पाया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे आपका जो कछुआ होता है उसके ऊपर जो आपको शेप देखने को मिलता है जिससे उसका प्रोटेक्शन होता है, एट द एंड कहीं ना कहीं वो क्या होता है, पार्ट ऑफ अ एक्सोस्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल तंत्र का पार्ट होता है जो कछुए के बाहर पीठ पे आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे जीव जैसे आपके मच्छर हो गए, मक्खी होगी, इन सभी में आपको एक्सोस्केलेटन तंत्र देखने को मिलता है। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसके इसके बारे में हम डिटेल कब पढ़ेंगे, जब हम अपना कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपने आप में अलग चैप्टर है। चलो अब आप देखेंगे कि मेनली शरीर के अंदर पाया जाता है। अब क्योंकि शरीर के अंदर पाया जा रहा है इसलिए उसको क्या बोल दिया, अंतः कंकाल बोल दिया, है ना, एंडोस्केलेटन बोल दिया, पहले ही बता दिया। इसके बाद जो आपके कशेरुकी जीव होते हैं, कशेरुकी जीव यानी कि जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। अब ये कशेरुकी जीव या वर्टिब्रेट्स एनिमल क्या है, ऐसे जीव जंतु जिनमें इस रीढ़ की हड्डी जिनमें ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, जिनमें ये पीछे वाली आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे वाली ये वाली हड्डी पाई जाती है, इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रेट्स या फिर कशेरुकी जीव नाम देते हैं। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसी हड्डी के कारण जिनमें ये हड्डी पाई जाती है वो क्या करते हैं, अक्सर सीधे खड़े हो पाते हैं, वरना जिनमें इन हड्डियों का अभाव होता है वो अक्सर आप देखेंगे कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। चलिए, अब ऐसे जीव जिनमें जैसे कशेरुकी जंतु जो हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं, है ना, मैंने बताया, तो उनमें एक विशेष लक्षण होता है, उनके जो कोमल अंग होते हैं। अब भाई कोमल अंग कैसे, एग्जाम्पल दिया है देखो, मस्तिष्क। अब आप सोचो ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसमें यहाँ पर ब्रेन है, इस ब्रेन के चारों ओर अगर आप ऐसे दबाओगे तो आपको पता चलेगा ऊपर से कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है। वो हार्ड स्ट्रक्चर एट द एंड क्या है, हड्डी है, बोन है, जो क्या कर रही है, आपके अंदर के ब्रेन को मदद कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है भाई अच्छे से रहने में, है ना। अब आप सोचो अगर आपका ये हड्डी वाला स्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या होता, अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है आपके ब्रेन में तो आप हो सकता है उतने ही टाइम आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता, है ना। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको, क्यों कोई भी ट्रैफिक पुलिस या फिर शासन जो है, प्रशासन जो है, वो कहती है कि भाई हेलमेट पहन के चलो। उसके पीछे का रीज़न है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी चोट लगेगी, पूरी बॉडी में कहीं भी चोट लगेगी तो सेल डिवीजन हर जगह पर होता है, कोशिका विभाजन हर जगह पर होता है, लेकिन आपके बॉडी का जो ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर होती हैं आपकी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाएं। मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो बताया था कि आपकी बॉडी का जो सर वाला भाग है ना, वहाँ पर नर्व सेल पाई जाती हैं। ठीक है, तंत्रिका जो आपकी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, और वहाँ पर क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो हैं वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगी, और फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन डैमेज होने के बाद दोबारा रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, कि ब्रेन को बहुत जल्दी कोई डैमेज ना पहुंचे, उसके प्रोटेक्शन के लिए अक्सर आपकी बॉडी में क्या डेवलप होता है, ये स्केलेटन टिश्यू या फिर कंकाल ऊतक डेवलप होता है। आपका सर भी क्या है, पार्ट ऑफ अ स्केलेटन टिश्यू है ना, बोन है, यहाँ पर हड्डी है। ठीक है, चलो यही बताया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंकाल ऊतक है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटन टिश्यू कह रहे हैं, इसको हम मेनली दो भागों में स्टडी करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर भाई आपका बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, अस्थि, और अगर उसे हम क्या नाम दे देंगे, अस्थि या हड्डी। और अगर उसी जगह थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मुड़ सकता है आसानी से, है ना, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उपास्थि नाम दे देंगे। अब आप देखो आपकी जो बॉडी है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपका कलाई वाला जो भाग है, इसको यहाँ बीच से मोड़ना है, जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ से मोड़ना है, तो क्या आप मोड़ पाओगे, नहीं मोड़ पाओगे। हाँ, जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ से तो मोड़ लोगे, लेकिन यहाँ से नहीं मोड़ पाओगे। उसके पीछे का रीज़न है कि वो क्या होती है, आपकी अस्थि या फिर बोन होती है, जिसके कारण आप
उसको बीच से नहीं मोड़ सकते। लेकिन जब हम बात करेंगे उपास्थि या कार्टिलेज की, तो आप अपने कान को पकड़ो और उसको ऐसे मोड़ो, आप देखोगे तो आपका कान बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वहाँ पर आपके कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू पाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे वाले, सॉफ्ट वाले स्केलेटन टिश्यू पाए जा रहे हैं, कंकालीय ऊतक पाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किस नाम से जाने जाते हैं, उपास्थि ऊतक या फिर कार्टिलेज टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। और ये एज कंपेयर टू इस अस्थि वाले से, बोन वाले से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि इसको हम मेनली दो रूपों में डिवाइड करते हैं, इसको हम मेनली दो रूपों में डिवाइड करते हैं कंकाल ऊतक को। कौन कौन से, एक है आपका उपास्थि और एक है आपका अस्थि यानी कि बोन। अब इस उपास्थि या कार्टिलेज के बारे में जानते हैं, फिर आगे जानेंगे इस अस्थि या बोन के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे उपास्थि ऊतक की संरचना, है ना, कि आखिर ये कैसा होता है, क्या रीज़न है भाई, किसके कारण इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। तो आप देखोगे कि ये होता क्या है, उपास्थि जो होता है एक इसका जो मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स क्या, मैंने आपको बताया था कि सेल के अलावा बचा हुआ भाग, जैसे सेल के ऑर्गन्स थे, उसके अलावा बचा हुआ भाग क्या था, लिक्विड वाला भाग था, तो उसको हम एट द एंड क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और जैसे आप देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो बचा हुआ भाग था, जिसमें हम अगर उसके छोटे छोटे दाने नुमा जो संरचना थी उसको निकाल दें और वो लेयर को निकाल दें, तो बचा हुआ भाग जहाँ पर लिक्विड था उसको हमने क्या नाम दिया था, मैट्रिक्स नाम दिया था। ऐसे ही जो आपकी उपास्थि है, उपास्थि के अंदर आप देखोगे ये आपके एक उपास्थि वाला टिश्यू है ना, एक स्केलेटन टिश्यू है जो किसका है, इस उपास्थि या फिर कार्टिलेज का है। उसके अंदर आपको ये छोटे छोटे सेल देखने को मिल रहे होंगे, है ना, ये छोटे छोटे सेल देखने को मिल रहे होंगे। अब आपने इस सेल को देखा, इसके अलावा ये जो बचा हुआ भाग है, आप देखो साइड में ये बचा हुआ भाग भी तो है ना, इस बचे हुए भाग को ही हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। समझ में आया? चलो चलो अब आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा होता है भाई, लसलसा होता है ना। लसलसा, लसलसा मतलब इंग्लिश में विस्कस होता है, विस्कस मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का। और इसमें आप देखोगे कि बहुत ही पतले तथा महीन क्या देखने को मिलते हैं, कोलिजन तंतु देखने को मिलते हैं। अब ये कोलिजन तंतु क्या है, इसको कोलिजन फाइबर भी कहते हैं इंग्लिश में, कोलिजन फाइबर। तो आपको इतनी बात बस ध्यान रखना है कि भाई जब भी किसी कार्टिलेज का या फिर उपास्थि का जब भी कोई कार्टिलेज या उपास्थि बनती है ना, तो वहां पर आपको कुछ तो सेल देखने को मिलेंगी, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, यही उपास्थि या कार्टिलेज वाली सेल। लेकिन उसके अलावा जो उसमें लिक्विड वाला पार्ट होगा और ऐसे फाइबर्स होंगे जो सेल को आपस में कनेक्ट करके रखेंगे, जालीनुमा संरचना, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कोलेजन फाइबर नाम देंगे। इसी कोलेजन फाइबर के मिलने से आपके पूरी क्या बनती है, उपास्थि या फिर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, चलो अब आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये जो मैट्रिक्स होता है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, वो मैट्रिक्स एट द एंड कॉन्ड्रिन नामक किससे बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होगा, चिपचिपा होगा, और उसके अलावा उसमें बहुत पतले और धागे के समान महीन क्या पाए जाएंगे, कोलिजन फाइबर या कोलिजन तंतु पाए जाएंगे। लेकिन फिर आपको पता चला कि ये जो कोलिजन फाइबर या फिर तंतु है, एट द एंड कहीं ना कहीं इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, चलो फिर आप देखोगे कि ये जो उपास्थि ऊतक है या कार्टिलेज टिश्यू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, अगर आपका कोई भी कार्टिलेज टिश्यू या उपास्थि ऊतक का फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी आपकी सेल बनती है, कोई भी आपकी कोशिका बनती है जो किससे संबंधित है, जो आपके संबंधित है किससे, इस उपास्थि ऊतक या फिर कार्टिलेज टिश्यू को से, है ना, तो उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नाम देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो कार्टिलेज टिश्यू है या फिर उपास्थि ऊतक है ना,
उसके अंदर ये जो सेल पाई जा रही हैं जिसको मैंने पहले बताया था, इस सेल के फॉर्मेशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको कॉन्ड्रियोब्लास्ट, या फिर इंग्लिश या हिंदी में दोनों एक ही नाम है, उसको ध्यान रखना है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद इस कोशिकाओं के चारों ओर, यानी ये जो आपके सेल हैं, इनके चारों ओर एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, और उसे ही हम क्या नाम देते हैं? लैक्यूना नाम देते हैं, लैक्यूना नाम देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपकी सेल थी, ये आपके एक ऊतक या एक टिश्यू में, कार्टिलेज टिश्यू में सेल थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे? जो कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी थी, और जिस बनने की प्रोसेस को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कह रहे थे। वो सेल है ना, वो सेल कहीं ना कहीं एक बड़े से आवरण में कैद होगी और फिर ऊतक या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। और आप देखेंगे कि उसी भाग को, इस सेल के अलावा छूटे हुए भाग को, जहां पर लिक्विड या फिर द्रव्य था, उसको हम क्या कहेंगे? लैक्यूना नाम देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि हर एक लैक्यूना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती हैं। जैसे भाई आप देखो इस वाले में कितनी है? 3 है। अगर हम ये साइड वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कितनी है? 1 2 3 और ऐसी 4 कोशिकाएं हैं, है ना। उसके अलावा ये जो आपका ऊतक है, एट द एंड कहीं ना कहीं जालीनुमा संरचना से मिलकर बन रहा है ना, आपस में जॉइंट हो रहा है। और ये जो जालीनुमा संरचना है ना, ये जो फाइबर हैं, ये क्या है? ये फाइबर हैं आपके वही कोलेजन फाइबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो गया भाई, आपका लैक्यूना हो गया। और इस बात को ध्यान रखना है कि हर एक लैक्यूना में आपकी 2 से 4 तक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, 2 से 4 तक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, है ना। चलो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या होगा? जब कोई सेल बनेगा। और लैक्यूना क्या है? कोई भी सेल, है ना, जो एक आवरण में कैद है, जो एट द एंड टिश्यू या फिर आपके ऊतक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेल या फिर कोशिका को छोड़कर बचा हुआ भाग जो है, जहां पर लिक्विड या द्रव्य होगा, उस भाग को हम क्या कहेंगे? लैक्यूना नाम देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि इस उपास्थि से या फिर इस कार्टिलेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो उपास्थि का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? हम कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उपास्थि या फिर कार्टिलेज की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? वही कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई उपास्थि या फिर कार्टिलेज नष्ट होती है या फिर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो अच्छा, उपास्थि को नष्ट करने वाली जो कोशिका होती है, यानी उपास्थि को खत्म करने वाली जो सेल होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कॉन्ड्रियोप्लास्ट, यानी कि इंग्लिश में भी कॉन्ड्रियोप्लास्ट नाम देते हैं, है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है छोटा सा, क्या? आप देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका कोई भी सेल है जो किसका है? कार्टिलेज टिश्यू के अंदर कार्टिलेज का ही सेल है, छोटा छोटा, है ना, वो अगर बन रहा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। लेकिन उसी जगह अगर आपका कोई सेल क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, या फिर उस सेल को नष्ट करने के लिए कोई कोशिका या सेल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस कोशिका या सेल को जो किसको नष्ट करेगी? इस उपास्थि या फिर कार्टिलेज के सेल को नष्ट करेगी, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम कहेंगे आपके कॉन्ड्रियोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो भाई, जब सेल बनेगी, कौन सी? आपकी कार्टिलेज या फिर जो उपास्थि वाली कोशिका है वो बनेगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम कहेंगे आपके कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, लेकिन उसी जगह अगर आपकी कोई उपास्थि या फिर कार्टिलेज की सेल खराब होगी या डैमेज होगी, तब हम उसको क्या नाम देंगे? कॉन्ड्रियोप्लास्ट। ठीक है, ये दो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका छोटा सा काम होता है भाई, क्या काम होता है देख लो आप, कि ये उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती है। कौन? आपकी उपास्थि। ठीक है, किसका काम देख रहे हैं हम? उपास्थि का काम देख रहे हैं, है ना। किसका काम देख रहे हैं? इस उपास्थि का
काम देख रहे हैं कि भाई ये जो आपकी उपास्थि या फिर जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं वो होती है, वो क्या करती है, अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाने में मदद करती है। अस्थियों के जोड़ यानी कि लुब्रिकेट करती है आपके किसको, जॉइंट्स को। किसके जॉइंट्स को, बोन के जॉइंट्स को। आप देखेंगे आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अगर ये कोई बोन है, ठीक है, और ये आपके पीछे की दूसरी बोन है ना, ये दोनों आपस में इस भाग से जॉइंट हैं। तो आप देखो जॉइंट्स हैं, इसके बीच में अगर आपका ये जो पार्ट पाया जाता है जो कैसा है, चिकना भाग है, कैसा है, चिकना भाग है, और यहाँ पर जॉइंट्स भी हैं। उसके अलावा ये वाला जो आपका भाग है और ये बीच में जो जॉइंट्स हैं, है ना, आप देखो कि ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, और बीच में क्या है, जॉइंट्स है, ठीक है। तो इन जॉइंट्स के बीच में यहाँ पर आप देखोगे एट द एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज या फिर उपास्थि देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको, कार्टिलेज या फिर उपास्थि देखने को मिलेगी। समझ में आया। ऐसे ही आप देखोगे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है तो उसमें ऐसी आप देखेंगे, कि उसमें ऐसी छोटी छोटी क्या होती हैं, गैप होती हैं, है ना। ये छोटे छोटे जो गैप हैं इनके बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे गैप देखने को मिल रहे होंगे, और उसके बीच में लग रहा होगा जैसे कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो एट द एंड इन छोटे छोटे अस्थि या फिर हड्डियों के बीच में जो आपको ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है वो क्या है, एक उपास्थि ही है, यानी कार्टिलेज ही है, जो कहीं ना कहीं आपके इस रीढ़ की हड्डी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी जगह मूव करने में हेल्प कर रही है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो कार्टिलेज है, जो आपका उपास्थि है, वो क्या करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है, लुब्रिकेट करती है या फिर चिकना बनाती है किसके, आपको अस्थियों के जोड़ को, है ना। अब यही उपास्थि या फिर जो आपकी लुब्रिकेशन वाला काम कर रही है, जो आपके उपास्थि है या फिर कार्टिलेज है, अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डैमेज हो जाती है तब आपको पता चलेगा कि भाई आपकी बॉडी से ऐसे चट चट की आवाज़ें आने लगती हैं, है ना। कई बार आप बुढ़ापे में देखे होंगे कि जब हम मतलब जब आपके दादाजी लोग जो हैं वो उठते हैं बैठ के, तो उनकी घुटनों की हड्डियों में से चट चट आवाज़ें आती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनके अंदर का ये जो कार्टिलेज होता है, जो क्या काम कर रहा है, चिकना बनाने का काम कर रहा है हड्डी के जोड़ को, वही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसके बाद फिर आवाज़ें आती या फिर उनको उठने या बैठने में दर्द होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि इसका जो मैट्रिक्स होता है, किसका, कार्टिलेज का, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वहां पर आप देखोगे कि रक्त वाहिनी या फिर ब्लड वेसल्स का क्या होता है, अभाव होता है या फिर लैक्स होता है। उसके आगे आपको ध्यान रखना है कि यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण पेरिकॉन्ड्रियम से ढका रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपकी उपास्थि है ना, ये समझ लो कि ये क्या है, आपकी कोई भी उपास्थि या फिर कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज है। अब इस उपास्थि या कार्टिलेज में आपको अंदर तो कोई भी आपको ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, अंदर कोई भी आपको ब्लड वेसल नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर पाई जाएगी, इसके ऊपर ऐसी एक लेयर पाई जाएगी, और उस लेयर, वो लेयर कहीं ना कहीं इससे आपकी जॉइंट होगी कार्टिलेज से, और उस लेयर में आपके ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे भाग, ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे भाग पाए जाएंगे, जिससे एट द एंड इस ब्लड वेसल्स के जो पार्ट है, इस ब्लड वेसल्स का जो क्या है, उपास्थि आवरण है ना, उसके कारण इस उपास्थि को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, पर्याप्त चीज़ें मिल जाती हैं, ब्लड पहुंच जाता है यहाँ तक। अच्छा एग्जाम्पल दूं, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसी को हम पेरिकॉन्ड्रियम नाम देते हैं। समझ आया, इसी को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, जो कहाँ पर होता है, जैसे हमारी कान की
उपास्थि है ना, कान की हड्डी है। आप जरा उसमें टॉर्च मारना, आपको पता चलेगा कि जो पूरे कान का स्ट्रक्चर है उसमें पतली पतली बहुत महीन आपकी छोटी छोटी नसें फैली होंगी, बट वो आपकी हड्डी के अंदर ना होकर उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर के रूप में दिखेंगी, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कभी चमगादड़ को देखा होगा तो चमगादड़ के जो पंख होते हैं, क्योंकि वही ऐसे जीव हैं जिनके शरीर पर क्या नहीं होते, आपको बाल देखने को नहीं मिलते हैं पक्षियों में। आप देखो, जब आप किसी चमगादड़ के पंख वाले भाग को देखते हो, है ना, और जब उस पंख वाले भाग को आप उस पर टॉर्च मारते हो, तब आपको क्या पता चलता है कि अगर ये चमगादड़ का कोई पंख वाला स्ट्रक्चर है ना, उस पंख वाले स्ट्रक्चर में ऐसी पतली पतली नसें दिखती हैं आपको, है ना। ये नसें क्या होती हैं भाई, ये जो पंख है ये बना होगा आपके कार्टिलेज का, लेकिन उसके ऊपर एक पतली सी पन्नी के जैसा स्ट्रक्चर चढ़ा होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। और उसी पेरिकॉन्ड्रियम में आपके क्या होते हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स या फिर आपके रक्त वाहिनियां होती हैं, जो एट द एंड पोषण देती हैं, डेवलप करने का काम करती हैं, किसको, उस चमगादड़ की उपास्थि या फिर जो उसका कार्टिलेज वाला भाग है जो पंखों में रहता है उसको। ठीक है, समझ में आया। चलो, यही वहां पर लिखा हुआ है कि भाई जितना आपका जो आपका उपास्थि होता है या फिर जो आपका कार्टिलेज है, वहां पर मैट्रिक्स वाला जो भाग है, यानी वही कार्टिलेज के अंदर वाला जो भाग है ना, उसके अंदर आपको ब्लड वेसल नहीं देखने को मिलती, बल्कि ऊपर से एक पन्नी की लेयर होती है, उसमें आपको ब्लड वेसल्स पतली पतली रूपों में देखने को मिलती है। और उस पन्नी को, उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम नाम देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि हमें जानना है कुछ उपास्थि या फिर जो आपकी कार्टिलेज है उसके टाइप देखना है, क्योंकि भाई जब हम उपास्थि के टाइप देखेंगे, कार्टिलेज के टाइप देखेंगे, तभी तो हम एट द एंड क्या जान पाएंगे कि अलग अलग टाइप के कार्टिलेज के भी टिश्यू होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला आपका आता है, उसका नाम है कचाव उपास्थि या फिर जिसको हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका तंतुमय उपास्थि या फिर फिब्रस बोन और फिब्रस कार्टिलेज। फिर तीसरा आता है आपका कैल्सिकृत उपास्थि या फिर कैल्शिफाइड कार्टिलेज, है ना। अब आप देखो कि ये तीनों कार्टिलेज की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है। चलो, तो सबसे पहले ये जो कचाव उपास्थि या फिर हेलाइन बोन है, ये हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट में पाई जाएगी, जो आपका नासापट्ट होता है, नसल सेप्टम। अब नासापट्ट या नसल सेप्टम क्या है, आपके नाक का ये दोनों नाक के बीच वाला भाग जो अंदर की ओर भी जुड़ा हुआ है, उसको जब आप घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले भाग से हल्का सा क्या है, हार्ड है, लेकिन वो हड्डी नहीं है, क्या है वो है आपका कार्टिलेज ही। फिर आपका जो लैरिंग्स वाला भाग होता है, ठीक है, ये उसके बाद जो आपकी श्वास नलिका में सी आकार के जो छल्ले बने होते हैं, है ना, श्वास नली या फिर आपके ट्रैकिया वाला जो भाग है, ये क्या होता है, ट्रैकिया वाला भाग आपकी बॉडी में, आप ध्यान रखो, लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। कहाँ से, आपके नाक के थ्रू। तो यहाँ से स्टार्ट होके जो अंदर लंग्स के पास तक गया उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, है ना, जहाँ पर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचते हैं, लंग्स तक जाते हैं। अच्छा, वो जो ऑक्सीजन गई इस ट्रैकिया से होकर जाएगी, राइट। अब ये जो आपका ट्रैकिया वाला भाग है, ये आपस में चिपक ना जाए, ये ट्रैकिया वाला भाग आपस में चिपक ना जाए, इसलिए उसको फैला के रखने का काम एक सी शेप के छल्ले करते हैं, जो आपके बॉडी के यहाँ पर रहते हैं, गले वाले भाग में। आप जब ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई कुछ तो यहाँ पर लग रहा है, जो हार्ड शेप का स्ट्रक्चर है। एट द एंड उसी को हम क्या कहते हैं, सी शेप के छल्ले कहते हैं, और वो आपके ट्रैकिया या फिर इस आपके जो श्वास नली वाला भाग है उसको फैला कर रखते हैं ताकि वो चिपक ना जाए। ये देखो ऊपर बने हुए हैं, है ना, ऐसे बना के रखते हैं। इसके बाद जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम लैरिंग्स नाम देते हैं। ठीक है, चलो आगे इस चीज़ को हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम आपका श्वसन तंत्र यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि इसके बाद जो हमारे कान के
यूस्केटियन नलिका है। अब भाई ये यूस्केटियन नलिका क्या है, तो आप देखो, क्या आपके कान केवल इतने ही हैं? क्या आपके कान केवल इतने ही हैं? नहीं भाई, इसके बाद ये आपके सर के अंदर ऐसी छोटी सी नलिका के रूप में गए हैं। तो ये जो नलिका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पाइपलाइन है, ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं आपके यूस्केटियन नलिका या फिर यूस्केटियन ट्यूब। ये जो छोटी सी देखने को मिल रही है ना नलिका या फिर ट्यूब, इसे ही हम क्या नाम देते हैं? इसे ही हम कहते हैं यूस्केटियन नलिका। समझ में आया? चलो, ये जो आपका भाग है, यूस्केटियन नलिका वाला भाग है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है आपका इस काचाव उपास्थि या फिर हियालाइन बोन से बना होता है। कैसे पता चलेगा भाई? अपने कान के अंदर थोड़ी सी उंगली डालो और फिर उसको प्रेस करो, आपको पता चलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है। ठीक है, उसके बाद आप अपने गले पे हाथ रखो और फिर उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करो, आपको पता चलेगा ये भी स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है। उसके बाद जो आपकी नाक वाला भाग है, नाक को आप साइड से ऐसे लेफ्ट और राइट प्रेस करने की कोशिश करो, आपको क्या पता चलेगा कि ये भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हार्ड है। इट मीन्स कि आपका जो ये कचाव उपास्थि या फिर हेलाइन वाला कार्टिलेज वाला जो पार्ट है जिससे आपके ये चीज़ें बन रही हैं, वहाँ वो कचाव उपास्थि या हेलाइन कार्टिलेज कैसा होगा, स्ट्रक्चर में हार्ड होगा। तो अब एग्जांपल्स याद रहेंगे, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि भाई जो आपका नासापट्ट है, ये वाला भाग, फिर जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स मतलब ये वाला भाग, यहाँ पर आपका एडम्स एप्पल होता है लड़कों में, है ना, जिसके कारण वॉइस भारी होती है या फिर हल्की हो जाती है। चलो, लैरिंग्स वाला जो भाग हो गया आपका नासापट्ट यानी नाक वाला भाग हो गया अंदर का। फिर जो श्वास नली या फिर आपके जो ट्रैकिया है उसमें जो सी शेप के छल्ले थे, ये सी शेप के छल्ले छोटे छोटे जो दिख रहे थे, है ना। इसके अलावा आपके जो कान की यूस्केटियन नलिका है, यानी कान के अंदर का ये वाला भाग जो छोटी सी ट्यूब गई है अंदर, है ना, उसको हम क्या, वो चारों चीज़ें किससे बनेंगी? इसे कचाव उपास्थि या हेलाइन बोन से बनती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्या, तंतुमय उपास्थि या फिर फिब्रस बोन की। तो भाई इनसे क्या क्या बनेगी? क्योंकि ये आपस में फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? फाइबर के थ्रू। और कौन से फाइबर? आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये सब आपस में फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उस फाइबर का नाम क्या था? कोलेजन फाइबर, है ना। क्या नाम था? कोलेजन फाइबर। तो ये जो कोलेजन फाइबर के थ्रू आपके कनेक्ट होकर आपस में जो फिब्रस कार्टिलेज बन रही है, कैसे? कोलेजन फाइबर के थ्रू, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या फिर ये तंतुमय उपास्थि या फिब्रस कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसको आपको ध्यान रखना है। देखो, तो सबसे पहला आएगा आपका क्या, जो नाक के आगे वाला भाग है, यानी टिप ऑफ नोज। आप यहाँ पर छुओगे, आपको पता चलेगा भाई क्या है, सॉफ्ट है और फिर मूवेबल भी है, हिला डुला सकते हैं हम इसको आराम से, इट मीन्स कि ये सॉफ्ट है। फिर दूसरा आता है आपका एपिग्लोटस, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अभी बताता हूँ। फिर तीसरा आता है आपका कर्ण पल्लव, एयर पिन्ना। अब ये कर्ण पल्लव या एयर पिन्ना क्या है भाई? वही जो आपके दादाजी या पापा लोग खींचा करते हैं अक्सर जब आप नहीं पढ़ते हो तो, है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव या फिर एयर पिन्ना। अब क्यों बोला मैंने कि ये तंतु में या फिर फिब्रस कार्टिलेज सॉफ्ट होता है? एग्जाम्पल देख लो ना भाई, जो आपके नाक के आगे वाला भाग है कैसा है? सॉफ्ट ही तो है। फिर आपका जो कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना वाला भाग है वो कैसा है? ईयर पिन्ना वाला भाग वो भी तो सॉफ्ट ही तो है ना। तो आपको पता चला कि ये जो तंतुमय उपास्थि या फिब्रस कार्टिलेज है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब इस छोटे से एग्जाम्पल इपीग्लोटस को ध्यान रखो, इसके बारे में मैं बताता हूँ भाई। जब भी आप देखोगे, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, आगे हमारा स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो आपके गले वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसके नीचे या फिर यहीं पे आपके एक इपीग्लोटस नाम की संरचना पाई जाती है। इपीग्लोटस नाम की संरचना पाई जाती है और उसका काम क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का, देखो, आपकी बॉडी का अगर मुंह वाला स्ट्रक्चर है जहां से आपका खाना अंदर जाता है,
और फिर उसके बाद ये हो गया आपका विंड पाइप, ठीक है, जहां से आपके क्या अंदर जाएगी, हवा अंदर जाएगी। अब ये जो आपकी ऑक्सीजन जाने का पार्ट है, और ये जहां से आपका फूड जाएगा, खाना जाएगा ह्यूमन बॉडी में, है ना, इसके बीच में आप देखोगे कहीं ना कहीं एक छोटा सा ढक्कन के रूप में एक पार्ट बना होता है, और इसी ढक्कन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इपीग्लोटस कहते हैं। इसका काम क्या होता है पता, अगर आपका खाना अंदर गया तो खाना इस विंड पाइप में ना जाकर इस फूड पाइप में जाए, है ना, इस विंड पाइप में ना जाकर किस में जाए, इस फूड पाइप में जाए। इसलिए ये इपीग्लोटस विंड पाइप को क्या कर देता है, बंद कर देता है ऐसे, ठीक है, और फिर खाना कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये इपीग्लोटस इस विंड पाइप को खोल देता है, जिससे क्या होता है कि सांस आपकी कहाँ पर जाती है, इस आपके इपीग्लोटस से होती हुई इस विंड पाइप वाले पार्ट में जाती है। लेकिन अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि भाई क्यों बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोचो जब आप खाना चबा रहे हो, खाना अंदर जा रहा है, और उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और बात भी कर रहे हो, क्योंकि भाई बात करोगे तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, सांस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलेगी, यहीं से बाहर निकलेगी, विंड पाइप से। तो आप देखोगे जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो विंड पाइप ओपन है, और जब फूड अंदर जा रहा है तब फूड पाइप भी ओपन है। तो जब ये दोनों पाइप एक साथ ओपन है, इपीग्लोटस तो कंफ्यूज हो गया ना कि भाई ये तो बंदा खाना भी खा रहा है और बात भी कर रहा है, तो मैं क्या बंद करूं, ऑक्सीजन आपके श्वास नली या फिर विंड पाइप बंद करूं, या फिर भोजन वाली बंद करूं, फूड पाइप बंद करूं। तो वो ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है, और कई बार आपका खाना फूड पाइप में न जाकर कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। और जैसे ही विंड पाइप में आपके थोड़ा सा भोजन गया, आपको तुरंत क्या होता है, खांसी आने लगती है ना, तुरंत खांसी आने लगती है। यही रीज़न है कि धीरे धीरे भोजन करने और शांत रहकर भोजन करने को बोला जाता है ना। तो आपको यहाँ से इपीग्लोटस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो फिर आपके तीसरे तरफ का उपास्थि आती है, तीसरे टाइप की उपास्थि या कार्टिलेज आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या आता है, फीमर जो कि एक बोन है, और ह्यूमरस जो कि एक बोन है ना, हड्डी है। इन दोनों के जो सिरा वाला भाग होता है यानी हेड वाला भाग होता है, वहां पर पाई जाएगी। फिर एक सुप्रास्कैपुला नाम की बोन होती है, बताऊंगा मैं तीनों बोन कहाँ होती है, अब भी बताऊंगा। देखो सुप्रास्कैपुला वाली जो बोन होती है वहां पर भी आपकी कैल्सीकृत उपास्थि पाई जाती है। अब इन तीनों बोन का नाम तो ध्यान आ गया, भाई देखना भी तो है कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो जो आपकी फीमर है ये पाई जाती है आपके जांग में, है ना, कहाँ पर, जांग में या फिर थाई वाली भाग में, थाई वाली भाग में, ठीक है, याद रखना है। आप देखोगे आपकी बॉडी का जो कमर वाला भाग है उसके नीचे जो दोनों पैर स्टार्ट हो जाते हैं, तो घुटने के ऊपर और आपके कमर के नीचे जो जांग वाले पार्ट में, थाई वाले पार्ट में जो आपको हड्डी देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या नाम देते हैं भैया, फीमर नाम देते हैं। और ऐसे ही जो आपके शोल्डर के आगे और इस नी आपके इस हाथ के पहले थोड़े से भाग में आपको ये बाइसेप वाले पार्ट में जो हड्डी देखने को मिलती है उसे हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमरस। अब इस ह्यूमरस के आगे वाला भाग यानी ये हेड वाला भाग, और ऐसे ही जब आपके पैर में चले जाएं तो जो आपका पैर का फीमर वाला भाग है उसके जस्ट नीचे घुटने के पास, उसको हम सिरा या फिर हेड बोलते हैं दोनों हड्डियों का। और वहाँ पर आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स कैसे होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। और कैसी कार्टिलेज के बने होते हैं, इस कैल्सीफाइड या फिर कैल्सीकृत उपास्थि के बने होते हैं। ये देखो साइड में बना हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका जो सुप्रास्कैपुला नाम की बोन है जो कहाँ पर पाई जाती है, आप जब ये पूरा हाथ घुमा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि भाई आपके हाथ के पीछे यहाँ पर भी एक बोन है, इसे ही हम स्कैपुला बोन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, स्कैपुला बोन नाम देते हैं, ठीक है। अब इस स्कैपुला बोन का जो जॉइंट है आपके फीमर से, है ना, सॉरी आपके ह्यूमरस से, है ना, तो इन दोनों का जो जॉइंट्स है उसके बीच में भी आपकी कौन सी कार्टिलेज पाई जाएगी, कैल्सीकृत या फिर कैल्सीफाइड उपास्थि या फिर कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो था आपका कि उपास्थि के टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने वो बता दिया, कौन कौन से अंग में पाए जाते हैं या फिर कहाँ कहाँ पर ये तीनों उपास्थि या फिर कार्टिलेज का यूज होता है वो भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे अपने दूसरे पार्ट यानी अस्थि बोन, अस्थि ऊतक के बारे में, है ना। देखो मैंने आपको बताया कि जो आपका कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू है, पार्ट है किसका, पार्ट है आपका संवहनी ऊतक या फिर सॉरी पार्ट है आपका किसका, वो जो हम पहले कवर कर रहे हैं ऊतक का। अब आगे देखेंगे, इसमें से मैंने आपको उपास्थि ऊतक या फिर कार्टिलेज टिश्यू तो कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटन के अस्थि या फिर बोन टिश्यू के बारे में, है ना। चलो, और ये दोनों पार्ट किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट चल रहा है हमारा, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले सिंपल या वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू तो कल पढ़ा दिए, अभी ये मैंने स्केलेटन टिश्यू जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें से भी आपका जो उपास्थि या कार्टिलेज वाला भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं किस पे, अस्थि या बोन वाले पार्ट पे। चलो आप देखेंगे, अब बात करते हैं हम किसकी, इस अस्थि ऊतक की। आपको पता चलेगा कि भाई जैसी आपकी कार्टिलेज थी, और कार्टिलेज की जब सेल बन रही थी तो उसे हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट कह रहे थे, वैसे ही जब आपकी अस्थि या बोन की कोई सी कोशिकाओं या फिर सेल का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। तो भाई इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना। अगर आपके जैसे आप समझो आपको चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो किसको दिखाते हो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक। तो जो ऑर्थो वर्ड आ रहा है ना वो हड्डियों के लिए आता है, ऐसे ही यहाँ पर जो ऑस्टियो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है आपकी हड्डियों के लिए। एंड जब पिछली बार हमने पढ़ा, क्या पिछली बार हमने पढ़ा उपास्थि या कार्टिलेज बनती है तो उसे हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। तो जो कॉन्ड्रियो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा था, आपकी उपास्थि या फिर कार्टिलेज के लिए, है ना। वैसे ही जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब कोशिका का बनना, तो ऑस्ट्रियो लग गया तो भाई आपकी अस्थि या बोन बनेगी, और उसी जगह कॉन्ड्रियो लग गया तो आपकी क्या बनेगी, उपास्थि या कार्टिलेज बनेगी। ठीक है, चलो अब आप देखो कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है जिसमें आपके अस्थि ऊतक या फिर बोन टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप देखोगे इसका जो मैट्रिक्स होता है किसका भाई, आपके अस्थि ऊतक या फिर बोन टिश्यू का, उसमें मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें, कैल्शियम और फॉस्फोरस। आपको पता है हमारी बॉडी कैल्शियम होती है, मतलब जो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होती है वो आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करती है, लेकिन जो फॉस्फोरस वाला पार्ट होता है ना, ये फॉस्फोरस कहीं ना कहीं एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और जब ह्यूमन बॉडी को हम कभी जलाते हैं तो यही फॉस्फोरस वाला भाग होता है जो हड्डियों के जलने में मदद करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, है ना। चलो, ये फॉस्फोरस वाला भाग क्या है, कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, 2 चीजों से मिलकर बनता है आपका मैट्रिक्स, किसका मैट्रिक्स, इस अस्थि या फिर बोन ऊतक का। कौन कौन सी 2 चीजें भाई, सबसे पहले कैल्शियम और दूसरी फॉस्फोरस, याद रखना है। फिर आप देखो ऑस्टियोब्लास्ट जो है जिसमें आपकी कोशिका या फिर बोन सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है उसमें स्थित स्थान लैक्यूनी में पाई जाती है। यानी आप देखो कि अगर ये कोई आपका क्या है, अस्थि ऊतक या फिर बोन टिश्यू है, क्या है, अस्थि ऊतक या फिर बोन टिश्यू है, ठीक है, उसके बीच में ये जो आपके छोटे छोटे भाग हैं, ये छोटे छोटे भाग क्या हैं, ये सेल हैं आपकी। कौन सी सेल है, ये है भाई आपकी बोन सेल, ठीक है, छोटी छोटी। और ये सारी सेल आपको किसी ना किसी गड्ढे में देखने को मिल रही है, छोटे से, भाई अपन रफ लैंग्वेज में तो ऐसे ही याद करेंगे चीज़ों को, ये आपको किसी ना किसी गड्ढे में देखने को मिल रही है कि नहीं। तो ये जो आपका छोटा सा गड्ढा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी गड्ढे को हम नाम देते हैं आपको क्या, लैक्यूनी, याद रखना है,
यही लिखा है यहाँ पर कि ऑस्टियोब्लास्ट का जो मैट्रिक्स वाला भाग है, जहां पर आपको सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है ना, कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से मिली कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, वो जो स्थान है उसको हम क्या नाम देते हैं? लैक्यूनी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लैक्यूनी नाम देते हैं। चलो इसके बाद आप देखो कि ये जो लैक्यूनी वाला भाग है, कौन सा? यही जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हूं, ये वाला जो भाग है, इसके आसपास से आपको छोटी छोटी दरारें देखने को मिल रही होंगी, है कि नहीं भाई? एक सेकेंड, ओके, ये कलर आप देखो, इसके साइड से आपको आप देखो इसके साइड से आपको ये छोटी छोटी ऐसी दरारें निकली हुई देखने को मिल रही होंगी, गैप देखने को मिल रहे होंगे। एट द एंड ये गैप नहीं है, पता क्या है? ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जो आपके जॉइंट्स है ना, वही गए हैं, और इसी जॉइंट्स को, ये जो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में क्या कर रहे हैं? कनेक्शन बैठा रहे हैं। इसी जॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कैनियाकुली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैनालिकुली, या फिर कैनालिकुली इंग्लिश में भी वही नाम देते हैं। ठीक है, चलो कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, ये जो आपके ब्लैक कलर से डॉट देखने को मिल रहे हैं, है ना, ये जो डॉट हैं आपके, ये जो डॉट है कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी सेल से आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर ऐसे ही कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये जो कनेक्शन बना रहे हैं ना, छोटे छोटे गैप में जोड़ के, इसी जो कनेक्शंस का नाम है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनालिकुली नाम देते हैं। याद रखना है भाई ये नाम, ठीक है। अब आप देखो इस स्लाइड से हमने मेनली 3 चीजें जानी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई अस्थिया बूंद बन रही है उसे क्या बोलेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। और ये ऑस्टियोब्लास्ट, ये ब्लू कलर से छोटी छोटी मैंने मार्क किया हूं, ठीक। उसके बाद किससे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस से पूरा आवरण बनता है, पूरा बनता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि वो जिस गड्ढे या फिर जिस छोटे से गैप में रखी हुई हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं आपका ये लैक्यूनी वाला पार्ट, ठीक है। अभी ये जो सेल है जो किसी ना किसी गड्ढे में है, वो एक दूसरे से जो कनेक्शंस बना रही हैं, उस छोटे से ट्यूब को हम क्या नाम दे रहे हैं? कैनालिकुली। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई, मैंने आपको कल बताया था कि हम पढ़ेंगे बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा के बारे में, है ना, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा के बारे में। अब ये बोन मैरो होता क्या है ना, ये बोन मैरो होता क्या है? एक सेकेंड, हाँ, बोन मैरो, ओके, बोन मैरो हम थोड़ा बाद में करते हैं। अभी आप देखो कि मैंने आपको बताया हूं इस अस्थि के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया हूं क्या? इस अस्थि के बारे में, ठीक है। अस्थि में या फिर बोन में मैंने आपको क्या बताया कि भाई कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनता है लैक्यूनी नामक वो होती है स्पेस, गड्ढा होता है जिसके अंदर आपकी छोटी छोटी सेल होती हैं, किसकी? आपकी बोन सेल होती हैं, और फिर वो आपस में सेल आपस में कनेक्शंस फैलाती हैं, है ना। और उस जो ट्यूब है जिसके थ्रू कनेक्शंस फैल रहे हैं सेल के आपस में, उस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? कैनालिकुली नाम देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप ये देखो कि ये जो कैनालिकुली वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो कैनालिकुली वाला आपका पार्ट होता है, और उसके बाद जो हमने लैक्यूना और बाकी चीजें पढ़ी, अगर वो तंत्र केवल या फिर वो जो पार्ट है, वो सिस्टम जो है, जो हमने पढ़ा कि ये चीजें होती हैं, ऐसा होता है, अगर वो केवल सिंगल स्टेज में है, ठीक है, तो उसको तो हम हैवर्सियन क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे, आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है, उसको हम नाम देंगे आपका हैवर्सियन कैनाल। क्या नाम देंगे? हैवर्सियन कैनाल। लेकिन अगर आपकी बोन का यही वाला पार्ट एक प्रॉपर फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर और
फोर्थ लेयर, ऐसे करके पूरा एक लेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा आपके हेवर्सियन कैनाल का, है ना। तो हेवर्सियन कैनाल का यही बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर, जहां पर हर एक पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे सेल देखने को मिलेगी, ठीक है। सेल के बाद में आपको लैक्यूनी वाला पार्ट देखने को मिलेगा, है ना। उसके लैक्यूनी के बाद आपको हर एक पार्ट में कनेक्शंस देखने को मिलेंगे कैनालिकुली के द्वारा। तो ऐसा हर एक पार्ट में आपको जो देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, है ना, और वो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा होगा किसी ना किसी कैनालिकुली के द्वारा, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, हेवर्सियन तंत्र या फिर हेवर्सियन सिस्टम नाम देंगे। अब हम उसी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलो, यहां से आपके सीपीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए भाई इसको कवर करना जरूरी है। आप समझ रहे हो कि एसएससी जैसी जो बॉडी है, कहीं ना कहीं वो भी 11-12 की, ये आपके 10th तक में नहीं है, 11-12 की एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, और आपकी एसएससी उस लेवल पे पहुंच रही है। इट मीन्स कि आपको ये चीजें भी अब पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो हेवर्सियन तंत्र है या फिर हेवर्सियन सिस्टम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, आप देखो, सबसे पहले जो मैमेलियन होते हैं जिनको हम स्तनधारी कहते हैं। अब मैमेलियन या स्तनधारी क्या भाई, ऐसे जीव जंतु जो अंडे नहीं देते, ठीक है, अंडे नहीं देते, उसको हम किस में रखते हैं, मैमेलियन या फिर स्तनधारी में रखते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे, इनमें जो बोन या अस्थि होती है, जब इनकी बोन या अस्थि को निकाल कर उसको बीच से काट कर हम देखेंगे तो भाई गोल सा शेप देखने को मिलेगा, और उस गोल से शेप को जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। समझ आया। अगर मेरा हाथ है, मैं इसको यहाँ से काटूं और फिर ऐसे करके देखूं तो मेरे को हाथ का स्ट्रक्चर ऊपर से गोल देखने को मिलेगा, और अंदर वो कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। अब इसके बारे में हमें स्टडी करना है भाई। जो आपके मैमेलियन होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें इस प्रकार की हेवर्सियन नलिका या फिर हेवर्सियन तंत्र पाई जाती हैं, ठीक है। चलो, हेवर्सियन कैनाल्स पाए जाते हैं। अब क्यों जरूरी है ये, है ना, क्यों जरूरी है, देखो, प्रत्येक जो हेवर्सियन नलिका होती है वो अपने चारों ओर स्थित लेमिली, लैक्यूनी और जो अस्थि कोशिकाओं यानी बोन सेल जो होती हैं, और कैनालिकुली, इनके साथ एक हेवर्सियन तंत्र बनाती है। हेवर्सियन तंत्र यानी हेवर्सियन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। मैंने आपको बताया कि जो हेवर्सियन नलिका थी, है ना, अगर वो पहले पार्ट में आपके पाई जाती है, मतलब ऐसे पहली पाई जाएगी लेयर में, फिर दूसरी लेयर में पाई जाएगी, ऐसे ही करके अगर ये बहुत सारी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है ना, बहुत सारी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि भाई ये तो पूरा एक क्या बन गया है, सिस्टम बन गया है ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको, एक ना एक क्या बन गया है, पूरा सिस्टम बन गया है। और हर एक सिस्टम में आपके लेमिली होगा। ये लेमिली क्या है भाई, ये वाइट कलर का पूरा छूटा हुआ भाग, एक सेकेंड, ये वाइट कलर का पूरा छोटा हुआ भाग जिसमें आपके ये छोटी सी सेल प्रेजेंट थी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, आपकी ऑस्ट्रियो सेल नाम दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद जिसमें आपके ये गड्ढे वाला स्ट्रक्चर मौजूद था और ये पाइपलाइन मौजूद थी, ये ट्यूब्स थी, है ना। अब आप गौर से देखो, ये जो ट्यूब्स हैं, है ना, ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो आपके गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं इन सारों को बनने के लिए या फिर रखे रहने के लिए एक ना एक बेस चाहिए। तो भाई ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो इतनी बड़ी आपको हड्डी देखने को मिल रही है ना, वही क्या है, उसी को आप क्या बोलते हैं, लेमिली बोलते हैं। समझ आया। जो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर पूरे सेल बन सके, सेल की जो ट्यूब हैं वो बन सके, और बाकी चीजों का फॉर्मेशन हो सके, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो भाई कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं एक हेवर्सियन तंत्र या फिर हेवर्सियन आपके सिस्टम में। देखो, सबसे पहले यहां पर आपकी क्या होगी, हेवर्सियन कैनाल होगी। अब ये जो हेवर्सियन कैनाल है, इसको बीच वाले भाग को हम थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे। यहीं पर आपका बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
थोड़ी देर से पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद इस अगर बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे लेमिली वाला पार्ट आता है। लेमिली वाला पार्ट मतलब जहां पर आपकी पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके बेस के थ्रू भाई आप जब दाल चावल खाओगे तो थाली की जरूरत पड़ेगी ना, बेस है वो। वैसे ही आपका जब लैक्यूनी बनेगा, कैनियाकुली बनेगा और सेल अगर कहीं गड्ढे में जा रही है तो किसी ना किसी बेस की जरूरत तो पड़ेगी, और वो बेस आपका कौन बना रहा है, यही लेमिली बना रही है। चलो, फिर आपके लैक्यूनी वाला भाग होता है। लैक्यूनी क्या था, वही गड्ढा जिसके अंदर आपके ऑस्टियोसाइट यानी कि बोन बनाने वाली सेल मौजूद थी, ठीक है। फिर कैनियाकुली वाला भाग आएगा। कैनियाकुली क्या, वही छोटी पाइपलाइन जो एक दूसरे सेल की या फिर एक लैक्यूनी से दूसरे लैक्यूनी में आपस में कनेक्शंस बैठा रही थी, है ना, उस ट्यूब के थ्रू। चलो, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके पूरी लेयर का फॉर्मेशन करेंगी और एट द एंड क्या बनाएंगी, हैवर्सियन तंत्र बना लेंगी, हैवर्सियन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेंगी। अब इस हैवर्सियन सिस्टम के साइड में क्या होता है वो तो आपने जान लिया, इसके बीच में क्या होता है अब वो जानते हैं। इसके हैवर्सियन तंत्र या फिर हैवर्सियन कैनाल के हैवर्सियन तंत्र या हैवर्सियन सिस्टम के बीच में ही आपका बोन मैरो होता है ना। हड्डी जो है अंदर से बीच से पोली है आपकी, ध्यान रखना, और उसके बीच में कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब हम उसके बारे में जानते हैं। चलो, अच्छा, आप देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि भाई जो मैमेलियन वर्ग के जंतु होते हैं, मैमेलियन यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, मैंने बताया जो अंडे नहीं देती, उनकी जो अस्थियां होती हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं, जब आप उनको काट के देखोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर ऊपर से आपको ऐसा ही देखने का मिलेगा, और यही आपकी प्रमुख पहचान होती है किस वर्ग के जीव जंतु की, जो मैमेलियन या फिर स्तनधारी होते हैं, है ना। चलो, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं अपने अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो की। मैंने आपको बताया कि आपकी जो हड्डी होती है वो बीच से कैसी होती है, पोली होती है भाई, है ना। ये जो हड्डी है आपकी, ये बीच से कैसी होती है, बीच से भाई खोखली होती है, और इसके अंदर ही आपका कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, है ना। ब्लड वेसल्स यानी कि इसके अंदर भी आपका एक छोटी छोटी रक्त की जो नलिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, और इस ब्लड वेसल्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया भाई, हड्डी जो है, अभी हम इसके ऊपर का स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें क्या था, आपका कैनियाकुली वाला भाग था जो क्या कर रहे थे, कनेक्शंस बना रहे थे सेल के आपस में। अब ये जो कैनियाकुली है ना, ये जो कैनाली कुली है, वही सेल के सॉरी जो आपकी वो है हड्डी है, अस्थि है, उसके अंदर वाले भाग तक कनेक्शंस बनाते हैं, और एट द एंड आपको पता चलेगा कि भाई ये जो आपकी मेन ब्लड वेसल है ना, ये आपकी जो मेन ब्लड वेसल है, लाइट कलर करते हैं, देखो ये जो आपकी मेन ब्लड वेसल है जो कहाँ पर है, हड्डी के अंदर वाले भाग में है, जहां पर आपका बोन मैरो होता है ना। बहुत गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है ये बोन मैरो भाई, है ना, बहुत गाढ़ा और बहुत चिपचिपा टाइप का होता है। इसी से आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो इसके साइड में छोटी छोटी क्या है, ब्लड वेसल है। जब ब्लड का फॉर्मेशन हुआ तो इसी आपके ब्लड वेसल से होकर इस छोटी छोटी भाग से होकर आपके कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, और कहाँ तक आएगा, आपके इस कैनियाकुली वाले भाग में आएगा, और एट द एंड ये कैनाली कुली जो है वही कहाँ तक, देखो लिखा है न्यूट्रिएंट पाथवे, यही कैनाली कुली जो है ये एट द एंड आपका सेल तक कैनाली कुली के थ्रू एट द एंड सारे न्यूट्रिशंस जो आपके कहाँ पर बन रहे थे, इस बोन मैरो वाले पार्ट में बन रहे थे, वो सेल से मतलब उस सेल तक पहुंचेंगे जो आपकी हड्डी या फिर अस्थि वाले सेल हैं, वहां तक पहुंचेगी। और पहुंचेंगे कैसे, इस कैनाली कुली वाले भाग से, इसलिए उसके नीचे लिखा है न्यूट्रिएंट पाथवे, समझ आया। और इस कैनाली कुली से होते हुए कहां तक पहुंचेंगे, ऑस्टियोसाइट तक पहुंचेंगे, है ना। कहां तक पहुंचेंगे, आपके कैनाली कुली से होते हुए ऑस्टियोसाइट तक पहुंचेंगे। और इस ऑस्टियोसाइट में पहुंचने के बाद ये ऑस्टियोसाइट अपने आप में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप याद रखो सेल डिवीजन का काम करेंगी, और उससे एट द एंड आपका जो हड्डी है, अस्थि है, वो कैसी होगी,
बढ़ेगी, बताया था ना, सेल डिवीजन के थ्रू। समझ में आया? ये होता है आपका पार्ट किसका, जब हम पढ़ेंगे अस्थि मज्जा या बोन मैरो के बारे में, और वहां से जब हम मेन पढ़ेंगे आपका क्या, इस हड्डी का जो या फिर अस्थि का जो ऊतक होता है उसके बारे में, है ना। तब आपको पता चल गया होगा कि भाई कैसे ये जो ऑस्टियोसाइट है वहां तक चीजें पहुंचती हैं खाने पीने की, और फिर उसको एनर्जी मिलती है और वो डिवाइड होके क्या बनाता है, प्रॉपर एक टिश्यू या फिर ऊतक का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन? आपका ये ऑस्टियोसाइट, जो कि एक सेल या कोशिका है ना, जो हड्डियों का फॉर्मेशन करती है। तो धीरे धीरे भाई यही क्या करती है, हड्डी बनाती जाती है, बनाती जाती है, और आपकी हड्डी में ग्रोथ होती जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस अस्थि मज्जा या बोन मैरो के बारे में, ये बात तो थी जो मैंने बताया, आप भाई कुछ लिखी हुई बातें भी जान लेते हैं। तो देखो अस्थि मज्जा जो होता है, सॉरी, अस्थि के मध्य में या फिर बोन के बीच में एक गुफा होती है, कैविटी वाला भाग होता है, जहां पर अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो आपको जानना है कैसा होता है, तो भाई यूट्यूब खोलो, गूगल मतलब वहां पर डालो कि बोन मैरो दिखता कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही लिक्विडिश टाइप का मटेरियल होता है और बहुत चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है ना। और उसका कलर ज्यादातर आपको रेड और येलो के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक, चलो इसके बाद आप देखोगे कि जो लैक्यूनी वाला पार्ट होता है, लैक्यूनी यानी वो जो गड्ढे थे जिनके अंदर आपके वो जो आपके गड्ढे वाले पार्ट थे, है ना, ये गड्ढे वाले पार्ट जिनके अंदर आपके क्या थे, साइड मतलब कोशिका थी, कौन से, ऑस्टियोसाइट थी। चलो अब आप देखो ये जो आपका लेक्यूनी वाला भाग है, उसमें जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू सेल बन रही थी, है ना, वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन या फिर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कैनियोक्ली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो कैनालिकुली है ना, यही न्यूट्रिएंट का पाथवे है, यानी सेल के अलग अलग भाग तक न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, बता चुका हूं। लेकिन उसके बाद यही कैनालिकुली है जो किसी भी सेल के, किसी भी आपके जो कौन सी सेल है, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट यानी कि हड्डी वाली कोशिका, है ना, अस्थि वाली कोशिका, वहां तक उसके, मैंने बोला भाई ये केंद्रक है, पढ़ के आ चुके हैं पहले, न्यूक्लियस वाला भाग है। उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट आपका क्या है, इस बचे हुए पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, आपके जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म पूरा था, ये साइटोप्लाज्म बाहर वाला भाग था। तो इस साइटोप्लाज्म तक, है ना, इस प्रोटोप्लाज्म तक पूरा जो कनेक्शन बनाने का काम करता है, पूरे प्रोटोप्लाज्म तक कनेक्शन बनाने का जो काम करता है ना, सेल के प्रोटोप्लाज्म तक, इस बोन मैरो से सेल के इस प्रोटोप्लाज्म तक कनेक्शन बनाने का जो काम करता है, वो कौन करता है, यही कैनालिकुली वाला भाग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही यहाँ पर लिखा है कि भाई जो आपका लैक्यूनी में स्थित ऑस्टियोब्लास्ट हैं, यानी ये जो बाहर साइड पे जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी, उसके प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्तन या फिर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस तक, यानी इस प्रोटोप्लाज्म वाले भाग तक, अंदर लिक्विड वाले भाग तक कैनालिकुली के द्वारा ही, कैनालिकुली के द्वारा ही क्या होता है, अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। ये आपस में कैनालिकुली के थ्रू ही दो या दो से अधिक कोशिकाएं क्या करती हैं, संबंध स्थापित करती हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। चलो इसके बाद आपका जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है, उसमें रक्त नलिकाएं होती हैं। भाई मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वेसल होती हैं, ये देखो दिख रही होंगी। ये जो ब्लड वेसल है ना, इनमें जो पोषक तत्व हैं वो विसरण या फिर डिफ्यूजन से अस्थि की सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। अब आप देखोगे, मैंने बोला कि भाई ये बीच में बोन मैरो वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं इधर पे ही क्या हो रहा होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स बन रहे होंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स इसी ब्लड वेसल के थ्रू आपकी पूरी हड्डी में पहुंचते हैं कैनालिकुली के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल से कैनालिकुली तक आपके न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, तो इस ब्लड वेसल तक अंदर के न्यूट्रिएंट्स कैसे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके कैसे, इस विसरण या फिर जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं उस मेथड से। अब ये विसरण या मैं डिफ्यूजन में पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना, कि क्या होते हैं। चलो इसके बाद आगे देखेंगे हम
आपका मैंने हेबर्सियन सिस्टम क्या होता है वो भी पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखो, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, 2 मिनट देखो, हमने देखा कि हमारी बॉडी में उपकला ऊतक होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। मेनली हमने जब ऊतक या टिश्यू स्टार्ट किया था उसको 4 भागों में बांटा था, है ना। 4 भागों में पहला भाग था आपका क्या, एपिथेलियल टिश्यू या फिर जिसको हम उपकला ऊतक कह रहे थे। फिर दूसरा भाग था आपका क्या, ये आपका संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर तीसरा भाग है आपका क्या, जिसको हम मसल टिश्यू या फिर मांसपेशियां ऊतक कह रहे थे, मांसपेशीय ऊतक कह रहे हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर चौथा आता है आपका क्या, जिसको हम तंत्रिका ऊतक या फिर नर्व टिश्यू कह रहे थे। ठीक, तो ये जो तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू और ये जो आपका मांसपेशीय ऊतक यानी कि मसल टिश्यू, ये दोनों जो बचे हुए हैं इनको हम आगे करेंगे। अभी आप देखो, फर्स्ट वाला जो था उसका नाम क्या था, एपिथेलियल टिश्यू या फिर हिंदी में उपकला ऊतक। उसको हमने 3 भागों में बांटा और कवर कर लिया तीनों को। फिर जो सेकेंड पार्ट है जिसको हमने कौन सा बोला था, ये संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू बोला था। इसको हमने कल पहला पार्ट पढ़ा था। इसके अंदर हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसको हम क्या बोले थे, वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर वास्तविक संयोजी ऊतक, या फिर उसको हम आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे। वास्तविक या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे। इसके बारे में हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। फिर आप देखोगे इस संयोजी ऊतक का दूसरा पार्ट जो है जिसको हमने कंकाल ऊतक बोला, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा, एक था आपका उपास्थि या कार्टिलेज, पढ़ लिया। फिर एक था आपका अस्थि या फिर बोन। अब तीसरे टाइप का जो आपका ऊतक आता है इसी संयोजी ऊतक के अंदर, थर्ड जो पार्ट है उसको हम तरल ऊतक या फिर फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। और उसमें हम आपके मेनली ब्लड और लसिका या फिर लिम्फ की बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इस तरल ऊतक या फिर फ्लूइड टिश्यू के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। बाकी इसको हम कम पढ़ेंगे जब भाई आपका ब्लड हम पढ़ेंगे, हार्ट के बाद में जब आपका ब्लड पढ़ेंगे तब हम सेपरेट पूरा पढ़ लेंगे ब्लड। और जब आपका ब्लड हो जाएगा तो आपका ये टिश्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को नहीं रहता है। ठीक है, चलो आप देखो, तीसरे टाइप का जो आपका ऊतक है ना, कौन सा, उस जो संयोजी ऊतक है आपका, कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो तीसरा टाइप है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें आता है आपका क्या, तरल या संवहनी ऊतक। इस तरल या संवहनी ऊतक में 2 चीजें आपकी मिलती हैं, एक होता है रक्त या रुधिर, ठीक है, हिंदी में, और दूसरा होता है लसिका। इंग्लिश में कहते हैं भाई इसको, एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। अब इन दोनों के बारे में, जो ब्लड और लिम्फ के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे, जब आपका ब्लड चैप्टर में कंप्लीट बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब आप इतना बस ध्यान रखो कि भाई इनका जो अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है वो कैसा होता है, तरल होता है। यानी आपको मेनली जो ब्लड है और लिम्फ है वो कैसा देखने को मिलेगा, तरल या लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो भाई ये तो सबको ही पता है, कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक। उसके बाद इसको हम, क्योंकि ये आपको लिक्विड या फिर तरल के रूप में देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, तरल ऊतक या फिर आपका तरल ऊतक या फिर आपका फ्लूइड टिश्यू भी नाम देते हैं। समझ में आया। चलो, इससे आगे आपको जो आपका ब्लड है या फिर लिम्फ है, इसके बारे में कब पढ़ना है, जब हम ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब आपको इसके आगे स्टडी करने को मिल जाएगी वो चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप देखो, जो इसके पहले हमने आपका मतलब कंकाल ऊतक कवर किया है, यानी स्केलेटन टिश्यू कवर किया है, और जो अभी हम कवर कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ बातें हैं। जैसे कि भाई जो निर्माण होता है कोशिका का, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो कोशिका का निर्माण है, अगर उपास्थि या फिर कार्टिलेज की सेल बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। मैंने बताया था कि कॉन्ड्रियो वर्ड किससे रिलेट करेगा, आपके इस कार्टिलेज से, कॉन्ड्रियो याद रखना है। और अस्थि या बोन बन रही है आपकी, बोन की कोशिका बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। ऑस्टियो से ध्यान रखना है कि अस्थि या फिर बोन की बात हो रही है। फिर जो आपका मैट्रिक्स होता है
उपास्थि में वो कैसा होता है, विस्कस होता है, लसलसा, उसके बाद कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। लेकिन उसी जगह जो आपकी अस्थि का मैट्रिक्स होता है, यानी जो मैट्रिक्स अस्थि या बोन में होता है, वो कैसा होगा आपका, हार्ड होगा, कठोर होगा। उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस सॉल्ट से बना होगा, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। चलो, इसके बाद इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है कि भाई जो उपास्थि या फिर कार्टिलेज है उसमें आपके मेनली 2 से 4 कोशिकाएं ही देखने को मिलती है आपकी एक ऊतक में या फिर एक छोटे से आपके लैक्यूना वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन उसी जगह जब हम अस्थि या बोन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि वहां पर प्रॉपर आपके हैवर्सियन तंत्र या फिर हैवर्सियन सिस्टम देखने को मिलता है ना। चलो, इसके बाद आप देखो ब्लड वेसल्स के हिसाब से देखेंगे कि भाई उपास्थि में ब्लड वेसल्स का क्या काम है और अस्थि में क्या काम है। तो देखो, जब हम ब्लड वेसल या फिर रक्त नलिका की बात करेंगे तो उपास्थि में या फिर कार्टिलेज में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स यानी अंदर वाले भाग में घुसकर आपको कभी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं मिलेंगी। तो कैसी मिलेंगी, कार्टिलेज के ऊपर पतली सी लेयर के रूप में मिलेंगी, है ना। कार्टिलेज के ऊपर पतली सी लेयर के रूप में मिलेंगी। तो वही बता रहा है कि इसमें मैट्रिक्स में अनुपस्थित होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। लेकिन जब हम अस्थि या बोन की बात करेंगे तो आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से लेकर पूरे मैट्रिक्स में आपके क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। मेनली आपके अस्थि मज्जा में प्रेजेंट होंगी और उससे बाहर जैसे जैसे आएंगे तो अस्थि मज्जा वाली ब्लड वेसल्स से कैनाली कुली वाले भाग से होते हुए सेल को क्या मिलेंगे, सारे न्यूट्रिशंस मिलते जाएंगे। अच्छा, अब मैंने बोला उपास्थि में ब्लड वेसल्स तो नहीं होते, तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको इधर कवर करवाया कि उपास्थि में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन उपास्थि के ऊपर, उपास्थि या कार्टिलेज के ऊपर एक छोटा सा भाग पाया जाता है, लेयर पाई जाती है, जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम नाम देते हैं। अच्छा, ये बात तो मैंने बताया ना कि भाई उपास्थि या कार्टिलेज के ऊपर पतली सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स फैली होंगी और उस लेयर को हम क्या नाम देंगे, पेरिकॉन्ड्रियम नाम देंगे। ये तो मैं कवर करवा चुका हूँ। चलो आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई। अब भाई हमने आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट किया है एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा फर्स्ट वाला था एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 3 भाग हम पढ़े थे। कौन कौन से, आपके शल्की, स्तंभाकार, घनाकार, यानी कि स्क्योमिनस, फिर आपके कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल। फिर सेकेंड वाले की जब बात करेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था आपका क्या, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक, जिसको हमने मेनली 3 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग था वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने 5 टाइप के सेल को 5 टाइप की आपके मेनली टिश्यूज को पढ़ा था। इसके पहले कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा, एरियोलर टिश्यू था, एडिपोज टिश्यू था, फिर वाइट फाइबर टिश्यू और येलो फाइबर टिश्यू। फिर एक आया था आपका वो जालवत कोशिकाओं वाला, है ना, जालवत ऊतक, जिसमें क्या था, बहुत सारी जालीनुमान स्पाइडरमैन के जाले जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फैले हुए थे, वो बता दिया था। फिर वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू जब हो गया तो सेकंड हमने पढ़ा आपका क्या, कंकाल ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। फिर कंकाल ऊतक को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया, उपास्थि और अस्थि, बोन और कार्टिलेज। फिर इन दोनों के बारे में सेपरेटली स्टडी कर लिया। इसमें जो कार्टिलेज वाला भाग था बना था कॉन्ड्रिन प्रोटीन से, और इसको हमने 3 भाग में देखा है भाई, कि कचाव ऊतक, तंतुमय ऊतक और कैल्सीकृत ऊतक, है ना। कैल्सीफाइड, फिब्रस और कचाव यानी कि हियोलाइन, इस टाइप से हाईलाइन, ठीक है। 3 टाइप के हमने पढ़ लिए थे। फिर जब हम बोन की बात करें तो बोन में आपको पता चला कि भाई कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनता है और हैवर्सियन तंत्र का फॉर्मेशन करता है ना। फिर हमने तरल ऊतक या फिर संयोजी ऊतक का तीसरा भाग, जिसको हम तरल ऊतक या फिर फ्लूइड टिश्यू बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके ब्लड या रक्त पाया जाता है और लसिका या लिम्फ पाया जाता है, और दोनों कैसे होते हैं, फ्लूइड या तरल के रूप में होते हैं, इसलिए इसको हम तरल ऊतक कहते हैं। और इसके आगे इस ब्लड और लसिका के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब आपका कवर हो जाएगा क्या, आपका हार्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो भाई ये था हमारा सेकंड नंबर, यानी कि संयोजी ऊतक, ठीक है। इसके बाद हमारे तीसरे और चौथे नंबर के ऊतक मेनली और बचे हैं, जिसमें हमें कवर करना है मसल टिश्यू या फिर मसल ऊतक, जिसको हम मांसपेशीय ऊतक कहते हैं। और चौथे नंबर का आपका तंत्रिका ऊतक, या जिसे हम
नर्वस ऊतक कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये था आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।